जय हिंद। सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लासिकल जीके ट्रिक पर। दोस्तों, आज हम जो 5 अगस्त 2021 को एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हुआ है उसकी तीनों शिफ्टों के जीके के प्रश्नों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये सभी प्रश्न आने वाली शिफ्टों के लिए और एसएससी और सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। दोस्तों, 5 अगस्त को जो एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हुआ है उसमें पहली शिफ्ट के पूछे गए प्रश्नों में पहला प्रश्न हम देखते हैं, अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई थी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका सही उत्तर होगा 9 मई 2015 को। जी हाँ दोस्तों, 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, अटल पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा समर्थित वृत्ति योजना है। इसका लक्ष्य असंगठित क्षेत्र के लोगों को पेंशन की सुविधा प्रदान करना है। इसका आरंभ कोलकाता में 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। दोस्तों, अटल पेंशन योजना में 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये हर महीने पेंशन का प्रावधान है। 18 साल से लेकर 40 साल तक की आयु के लोग इस योजना से जुड़ सकते हैं। अलग अलग उम्र के लोगों के लिए योजना में अंशदान भी अलग अलग है। 18 साल के हैं तो 5000 रुपये पेंशन के लिए मंथली 210 रुपये का योगदान देना होगा। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किसकी अनुमति के बिना निष्कासित नहीं कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किसकी अनुमति के बिना निष्कासित नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को निष्कासित नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बारे में संविधान के अनुच्छेद 124(4) में बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश नहीं दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, जब तक राष्ट्रपति आदेश नहीं दे देता है जब तक उसको निष्कासित नहीं किया जाएगा। दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 124(4) में है, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के प्रावधान का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 217(1) में बताया है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में उच्च न्यायालय से रिलेटेड भी पूछे जाते हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में है। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 217(1) में। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 217(1) में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का प्रावधान है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2019 में सामाजिक कार्य के लिए पद्म भूषण किसे दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, 2019 का पूछा है यहाँ पे। 2019 में सामाजिक कार्य के लिए पद्म भूषण किसे दिया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा दर्शन लाल जैन। जी हाँ दोस्तों, जो कि हरियाणा के रहने वाले थे, दर्शन लाल जैन, इनको पद्म भूषण दिया गया था। दोस्तों, उन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया और समाज कल्याण के सभी पहलुओं में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। विशेष तौर पर गरीब व वंचित वर्ग की शिक्षा के लिए उन्होंने काम किया। इसके अलावा सरस्वती नदी के पुनरुद्धार के लिए भी उन्होंने संघर्ष किया। तो इसी संघर्ष को देखते हुए उनको 2019 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी। जी हाँ दोस्तों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों, यह पुरस्कार वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के प्रथम एवं संस्थापक निदेशक सर शांति स्वरूप भटनागर के सम्मान में दिया जाता है। यह पुरस्कार 7 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, इंजीनियरिंग, गणित, चिकित्सा और भौतिकी में उत्कृष्ट शोध के लिए 45 वर्ष से कम आयु के भारतीय वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों, शांति स्वरूप भटनागर के सम्मान में वर्ष 1957 में सबसे पहले यह पुरस्कार दिया गया था। 450 से अधिक वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकिविदों को अब तक उनके अनुसंधान एवं विकास योगदान के लिए विज्ञान के विभिन्न विषयों में इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र, नगद पुरस्कार और एक पट्टिका और सेवानिवृत्ति तक एक मानदेय दिया जाता है। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 5 जो कि उत्सव से रिलेटेड है। दोस्तों एग्जाम में अक्सर लोक नाट्य, लोक नृत्य और उत्सव से रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है राजा परबा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों आप सभी को पता है ओडिशा राज्य में राजा परबा उत्सव मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है मानव विकास सूचकांक 2020 में प्रथम रैंक किस देश की रही है। जी हाँ दोस्तों, मानव विकास सूचकांक जो कि हर वर्ष जारी किया जाता है, इसमें पूछा गया है 2020 में प्रथम रैंक किस देश की रही है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा नार्वे। जी हाँ दोस्तों, 2020 में मानव विकास सूचकांक में नार्वे की फर्स्ट रैंक रही है। यदि भारत की हम बात करें 2020 में तो भारत की 131वीं रैंक है। जी हाँ दोस्तों, मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत की रैंक 131वीं है। दोस्तों मानव विकास सूचकांक जिसमें जीवन प्रत्याशा, शिक्षा तथा ज्ञान की पहुंच और आय तथा जीवन स्तर के संकेतकों को शामिल किया जाता है। जीवन की गुणवत्ता का स्तर तथा इसमें परिवर्तन से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़े मानव विकास सूचकांक प्रस्तुत करता है। जी हाँ दोस्तों, मानव विकास सूचकांक बहुत महत्वपूर्ण है। एसएससी और रेलवे में अक्सर इसके प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप सभी को याद रखना होगा मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत की रैंक 131वीं है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है राज्यों का पुनर्गठन कब शुरू किया गया था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1956। जी हाँ दोस्तों, 1 नवंबर 1956 को राज्यों का पुनर्गठन शुरू किया गया था। दोस्तों 22 दिसंबर 1953 में न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। इस आयोग के 3 सदस्य न्यायमूर्ति फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और KM पणिकर थे। इस आयोग ने 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस आयोग ने राष्ट्रीय एकता, प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्था, आर्थिक विकास, अल्पसंख्यक हितों की रक्षा और भाषा को राज्यों के पुनर्गठन का आधार बताया। सरकार ने इसकी संस्तुति को कुछ सुधार के साथ मंजूर किया, जिसके बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पास किया। जी हाँ दोस्तों, 1956 1 नवंबर 1956 में ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ। इस तरीके आपको याद रखना होगा। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों कभी कभी एग्जाम में महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों के गठन के बारे में भी पूछा जाता है। तो महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का गठन आप सभी को पता है 1960 में हुआ था। छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड का 2000 में, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम तीनों राज्यों का एक साथ 1987 में गठन हुआ था। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय तीनों राज्यों का एक साथ 1972 में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। गोवा से पूछा जाता है, तो गोवा का 1987 में गठन हुआ था। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो कि पूछा गया है हॉकी इंडिया टीम के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। जी हाँ दोस्तों, हॉकी इंडिया टीम के वर्तमान में अध्यक्ष से रिलेटेड एग्जाम में CEO और चेयरमैन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है हॉकी इंडिया टीम के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम। जी हाँ दोस्तों, ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों निंगोमबाम मणिपुर हॉकी से जुड़े हुए हैं। उन्होंने जमीनी स्तर पर अपने काम से संघ को काफ़ी प्रभावित किया है। उन्होंने मणिपुर में डेली विलिंग नियम के संपादक के रूप में भी काम किया। इसके अलावा उन्होंने 2009 से 2014 के बीच मणिपुर हॉकी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में भी कार्य किया है। दोस्तों हॉकी इंडिया की स्थापना 20 मई 2009 को, और हॉकी इंडिया का मुख्यालय आप सभी को पता है नई दिल्ली में स्थित है। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। कौन सी सदिश राशि है। फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों आपको बेसिक पता होना चाहिए कौन सी सदिश होती है, कौन सी अदिश। सदिश राशि में वेग, बल, संवेग, त्वरण, विस्थापन, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग, विद्युत धारा घनत्व आदि सदिश राशि के अंतर्गत आते हैं। और अदिश राशि की यदि हम बात करें तो चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय, ताप, कार्य, विद्युत धारा, ये सभी अदिश राशि है। तो सदिश राशि, अदिश राशि मात्रक से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप सभी को याद रखना होगा। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है अंडमान निकोबार का सर्वोच्च शिखर पॉइंट कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, अंडमान निकोबार का सर्वोच्च शिखर पॉइंट के बारे में पूछा गया है। इसका सही उत्तर होगा सैडल पीक, जिसकी ऊंचाई लगभग 2418 फीट है। दोस्तों अंडमान बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उत्तरी भाग है। अंडमान अपने आंचल में मूंगे कोरल की दीवारों, साफ सौ सागर तट, पुरानी यादों से जुड़े खंडर और अनेक प्रकार की दुर्लभ वनस्पतियां सजोए हैं। इस द्वीप समूह में कुल 572 द्वीप हैं। अंडमान का लगभग 86% क्षेत्र जंगलों से ढका हुआ है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11।
जो कि हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। उस हार्मोन का नाम बताएं जो सोने जागने के चक्र को बनाए रखता है। जी हाँ दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा मेलाटोनिन हार्मोन। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है मेलाटोनिन हार्मोन सोने जागने के चक्र को बनाए रखता है। दोस्तों मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो मुख्य रूप से रात में पीनेल ग्रंथि द्वारा जारी किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी पूछा जा सकता है मेलाटोनिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, तो इसका सही उत्तर होगा पीनेल ग्रंथि। और लंबे समय से नींद जागने के चक्र के नियंत्रण से जुड़ा हुआ है। आहार पूरक के रूप में इसका उपयोग अक्सर अनिद्रा के अल्पकालिक उपचार के लिए किया जाता है, जैसे कि जेट लैग शिफ्ट के काम से, और आमतौर पर मौखिक रूप से लिया जाता है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, ग्राफिक्स के लिए कौन सा एक्सटेंशन प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा GIF, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। जी हाँ दोस्तों, ग्राफिक्स के लिए GIF एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है 1815 में पहले सर्वे जनरल किसे नियुक्त किया गया था। जी हाँ दोस्तों, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। 1815 ईस्वी में पहले सर्वे जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो इसका सही उत्तर होगा कॉलिन मैकेंजी। जी हाँ दोस्तों, कॉलिन मैकेंजी को 1810 में मद्रास प्रेसिडेंसी का सर्वे जनरल नियुक्त किया गया था, लेकिन 1815 में इन पदों को समाप्त कर दिया गया और मैकेंजी को भारत का पहला सर्वे जनरल बनाया गया। जी हाँ दोस्तों, 1815 में पहला सर्वे जनरल कॉलिन मैकेंजी को बनाया गया था। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 हम देखते हैं प्रजापति गौतमी किसकी दत्तक माँ थी, तो उसका सही उत्तर होगा बुद्ध। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है प्रजापति गौतमी बुद्ध की दत्तक माँ थी। दोस्तों महामाया और महाप्रजापति गौतमी कोल्य राज्य की राजकुमारियाँ और सगी बहनें थी। गौतमी बुद्ध की मौसी और दत्तक माँ दोनों थी। उनकी बहन महामाया का बुद्ध को जन्म देने के बाद निर्वाण हो गया। महाप्रजापति गौतमी का 120 वर्ष की आयु में महापरिनिर्वाण हो गया था। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है शरीर के तापमान का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है, तो इसका सही उत्तर होगा हाइपोथैलेमस। जी हाँ दोस्तों, हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा शरीर के तापमान का नियंत्रण किया जाता है। दोस्तों हाइपोथैलेमस मस्तिष्क से जुड़ी ग्रंथि है जो पिट्यूटरी ग्लैंड पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है। यह पिट्यूटरी ग्लैंड को नियंत्रित करती है खासकर तनाव की स्थिति में। तनाव, अत्यधिक व्यायाम और पर्याप्त पोषक मस्तिष्क तक संकेत पहुंचाने में बाधा पहुंचाते हैं। मस्तिष्क को पूरा पोषण नहीं मिलता है। यहाँ पे हाइपोथैलेमस आपको याद रखना होगा। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, 29 दिसंबर को किस राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के स्थान पर किसान फसल राहत योजना शुरू की गई। जी हाँ दोस्तों, 29 दिसंबर 2020 को 29 दिसंबर 2020 को किस राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के स्थान पर किसान फसल राहत योजना शुरू की गई है, तो इसका सही उत्तर होगा झारखंड। जी हाँ दोस्तों, झारखंड राज्य में किसान फसल राहत योजना शुरू की गई है। दोस्तों यह योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना के स्थान पर शुरू की गई है। यह एक क्षतिपूर्ति योजना है जिसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदा के कारण फसल क्षति के मामले में राज्य के किसानों को सुरक्षा कवर प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत भूमि मालिक और भूमिहीन किसान दोनों शामिल हैं। कृषि विभाग, पशुपालन विभाग और कोऑपरेटिव कार्यान्वयन एजेंसी होगी और यह एक परियोजना प्रबंधन इकाई के साथ मिलकर काम करेगी जो कि एक कंसल्टेंसी फर्म होगी जो तकनीकी आवश्यकताओं का ध्यान रखेगी। खाद्य सुरक्षा, फसल विविधीकरण, कृषि में तेजी से विकास और प्रतिस्पर्धा का मार्ग प्रशस्त करना इस योजना का उद्देश्य है। यह कोई बीमा योजना नहीं है जहां प्रीमियम का भुगतान किया जाता है। फसल क्षति का आकलन ग्राउंड ट्रूथिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा जो नमूना अवलोकन का एक मिश्रित स्वरूप होगा। दोस्तों कटाई के बाद क्षति के मामले में मूल्यांकन क्षति की मात्रा को देखते हुए इसका आधार किया जाएगा। इस योजना के तहत बाढ़, तूफान, बवंडर, ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, सुनामी और अन्य भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं जो प्राकृतिक आपदाओं की श्रेणी में शामिल है वो सभी इसमें कवर की जाएगी। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 जो कि वन्यजीव अभ्यारण्य से है। रेलवे एनटीपीसी और एसएससी सीएचएसएल में वन्यजीव अभ्यारण्य से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है डंडेली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है डंडेली वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित है। दोस्तों यह वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के कर्नाटक राज्य के उत्तराखंड जिले में स्थित है। अभ्यारण्य में 866.41 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। पड़ोसी अंशी नेशनल पार्क के साथ अभ्यारण्य को 2006 में अंशी डंडेली टाइगर रिजर्व का हिस्सा घोषित किया गया था। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 जो कि आरबीआई से रिलेटेड, आरबीआई के प्रथम गवर्नर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा ओएस स्मिथ। आप सभी को पता है सर ओसबर्न स्मिथ आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। सर ओसबर्न स्मिथ
वह रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर हैं। वह एक प्रोफेशनल बैंकर थे जिन्होंने बैंक ऑफ न्यू साउथ वेल्स में 20 साल से ज़्यादा और कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया में 10 साल तक काम किया था। वह 1926 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग गवर्नर के रूप में भारत आए थे। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर पूर्व का पहला विशेष अदरक प्रसंस्करण संयंत्र किस राज्य में पुनर्जीवित किया जा रहा है? जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तर पूर्व का पहला विशेष अदरक प्रसंस्करण संयंत्र किस राज्य में पुनर्जीवित किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा मेघालय। जी हाँ दोस्तों, मेघालय में पुनर्जीवित किया जा रहा है। दोस्तों, मेघालय के रीबोई जिले में पूर्वोत्तर के पहले विशेषीकृत अदरक प्रसंस्करण संयंत्र को पुनर्जीवित किया जा रहा है और 2021 की शुरुआत में इसके शुरू किया गया है। पूर्वोत्तर भारत का एकमात्र अदरक प्रसंस्करण संयंत्र वर्ष 2004 के आसपास स्थापित किया गया था, लेकिन लंबे समय से ये परिचालन में नहीं था। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, सबोटॉप स्पोर्ट्स बुक ब्रांड के क्रिकेट के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा डेविन ब्रावो। जी हाँ दोस्तों, डेविन ब्रावो को सबोटॉप स्पोर्ट्स बुक ब्रांड के क्रिकेट का एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए फ्रेंड देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, जो कि 2022 फीफा वर्ल्ड कप स्टेडियम अहमद बिन अली स्टेडियम कहाँ पर है, जो भारतीय निर्माणकर्ता कंपनी लॉर्ड्स एंड टर्बो L&T कंपनी द्वारा निर्मित किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है 2022 में फीफा वर्ल्ड कप जो कतर में होगा, तो इसका आंसर आप यहाँ से भी लगा सकते थे। तो इसका सही उत्तर होगा कतर में। दोस्तों, भारतीय निर्माण कंपनी लॉर्ड्स एंड टर्बो द्वारा इस स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा कतर। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने 5 अगस्त की पहली शिफ्ट के 21 प्रश्नों को डिस्कस किया है। अब हम देखते हैं सेकेंड शिफ्ट के प्रश्न, जो कि 5 अगस्त 2021 को एग्जाम हुआ है SSC CHSL का, उसकी सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों को देखते हैं। सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों में पहला प्रश्न हम देखते हैं, कृषि और पशुपालन का संगठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान से क्वेश्चन पूछा गया है। कृषि और पशुपालन का संगठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 48। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित विवरण दिया गया है। दोस्तों, संविधान की धारा 48 में यह व्यवस्था है कि राज्य विशेषकर गाय, बछड़ों, अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्ल की सुरक्षा के लिए उनकी हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए कदम उठाएगा। 48A पर्यावरण से रिलेटेड आप सभी को पता है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कृषि और पशुपालन का, तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 48। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो आप सभी को पता है, इसका सही उत्तर होगा विलियम हार्वे। जी हाँ दोस्तों, विलियम हार्वे ने 1628 में रक्त परिसंचरण की खोज की थी। दोस्तों, विलियम हार्वे, इंग्लैंड के एक चिकित्सक विलियम हार्वे ने सबसे पहले इस बात का पता लगाया था। डॉक्टर हार्वे ने रक्त संचार की पूरी प्रक्रिया एवं उसमें मस्तिष्क की भूमिका की विवेचना भी की थी। दोस्तों, यदि ब्लड ग्रुप की हम बात करें तो कॉल एंड स्टीनर ने प्रमाणित किया क्या कि सभी मनुष्य का खून एक तरह का ही होता है, और अपनी दुर्लभ खोज के लिए यह द्वारा पता लगाया था कि किसी एक व्यक्ति का खून दूसरे को नहीं चढ़ाया जा सकता, हर एक व्यक्ति के खून का ग्रुप एक खास किस्म का होता है। तो आने वाली शिफ्टों में ब्लड ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसकी खोज सबसे पहले कॉल एंड स्टीनर ने की थी, आपको याद रखना होगा। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, युद्ध में सबसे पहले हाथियों का इस्तेमाल किस साम्राज्य ने किया था? जी हाँ दोस्तों, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। युद्ध में सबसे पहले हाथियों का इस्तेमाल किस साम्राज्य ने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा मगध साम्राज्य। जी हाँ दोस्तों, मगध साम्राज्य ने सबसे पहले हाथियों का इस्तेमाल किया था। दोस्तों, राजा पोरस ने हाइडेस्पिस की लड़ाई में सिकंदर के खिलाफ हाथियों का इस्तेमाल किया था। मगध प्राचीन भारत के 16 जनपदों में से एक था। आधुनिक पटना तथा गया जिला इसमें शामिल थे। इसकी राजधानी ग्रीवज पाटलिपुत्र थी। भगवान बुद्ध के पूर्व बृहदत्त तथा जरासंध यहाँ के प्रतिष्ठित राजा थे। अभी इस समय नाम बिहार एक प्रमंडल है, मगध प्रमंडल। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अर्थवेद में मिलता है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन पूछा गया है, पुरुष सूक्त किस वेद से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऋग्वेद। जी हाँ दोस्तों, पुरुष सूक्त ऋग्वेद से लिया गया है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 25 दिसंबर 2020 को कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? जी हाँ दोस्तों, जो केंद्र सरकार के द्वारा जितने भी ऐप लॉन्च किए गए हैं उनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 25 दिसंबर 2020 को कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ई संपदा ऐप। जी हाँ दोस्तों, ई संपदा ऐप को 25 दिसंबर 2020 को लॉन्च किया गया था। दोस्तों, नागरिकों की जीवन की सुगमता सुनिश्चित करते हुए पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के उद्देश्य के अनुरूप
संपदा निदेशालय, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने 25 दिसंबर 2020 को एक नया वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप ई संपदा राष्ट्र को समर्पित किया है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण के लिए किस योजना का शुभारंभ किया है? दोस्तों, केंद्र सरकार की संपूर्ण योजनाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। किसी भी योजना का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण के लिए किस योजना का शुभारंभ किया है? तो इसका सही उत्तर होगा जल शक्ति अभियान। जी हाँ दोस्तों, जल शक्ति अभियान का शुभारंभ किया है। यह अभियान ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य बारिश के पानी का संचय करना है। 22 मार्च 2021 से 30 नवंबर 2021 तक पूरे देश में मानसून से पहले और मानसून के दौरान यह अभियान चलाया जाएगा, जिसमें लोगों की भागीदारी के जरिए जमीनी स्तर पर जल संरक्षण के आंदोलन के रूप में इसे शुरू किया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों, ऐसी फसल के बारे में पूछा गया है जो उत्तर भारत में खरीफ और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी कौन सी फसल है जो उत्तर भारत में खरीफ की होती है और दक्षिण भारत में रबी की फसल होती है? तो इसका सही उत्तर होगा तिल की फसल। जी हाँ दोस्तों, तिल की फसल उत्तर भारत में खरीफ की है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। तिल की खेती किसानों द्वारा अनुपजाऊ जमीन में की जाती है। हल्की रेतीली दोमट मिट्टी तिल उत्पादन के लिए सही होती है। इसकी खेती अकेले या सह फसली के रूप में अरहर, मक्का, ज्वार के साथ की जाती है। तिल की बुआई कतारों में करनी चाहिए, जिससे खेत में खरपतवार और दूसरे कामों में आसानी हो सके। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा MS DOS। आप सभी को पता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछा है। कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो इसका सही उत्तर होगा MS DOS। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए फ्रेंड देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? वन्यजीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड 2 क्वेश्चन इस शिफ्ट में पूछे गए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर होगा मणिपुर में। दोस्तों, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत में मणिपुर राज्य के विष्णुपुर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह पूर्वोत्तर भारत में स्थित 40 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल वाला विश्व में इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और मणिपुर की विश्व प्रसिद्ध लोकतक झील का एक अभिन्न हिस्सा है। यह भारत में संकटग्रस्त संकट का एकमात्र निवास स्थान है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, DRDO ने किसके साथ मिलकर अश्मी सबमरीन गन को विकसित किया है? जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, भारत ने इसको विकसित किया है। DRDO ने अश्मी सबमरीन गन को विकसित किया है। यह भारतीय सेना द्वारा जनवरी में विकसित की गई है। पिस्तौल का नाम अश्मी, जिसका अर्थ होता है गर्व, आत्मसम्मान तथा कठिन परिश्रम। जी हाँ दोस्तों, DRDO के साथ मिलकर भारतीय सेना ने इसको विकसित किया है। इसका नाम अश्मी है और इसका अर्थ गर्व, आत्मसम्मान तथा कठिन परिश्रम है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, जनवरी में गोवा में आयोजित भारत के 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश कौन सा था? जी हाँ दोस्तों, फोकस देश से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे इस बार क्वेश्चन पूछा गया है 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश कौन सा था? इसका सही उत्तर होगा बांग्लादेश। जी हाँ दोस्तों, 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश इस बार बांग्लादेश था। दोस्तों, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का 51वां संस्करण 16 जनवरी से 24 जनवरी 2021 तक गोवा के पणजी के पास श्यामा प्रसाद स्टेडियम में आयोजित किया गया था। कोविड-19 महामारी के कारण यह महोत्सव हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया था। विभिन्न श्रेणियों में 224 फिल्मों में 50 फिल्मों की भौतिक और वर्चुअल स्क्रीनिंग की गई थी। इस बार के कंट्री ऑफ फोकस खंड के तौर पर बांग्लादेश को चुना गया। बांग्लादेश की 4 फिल्मों को कंट्री ऑफ फोकस खंड में शामिल किया गया था। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, जो कि रोग से संबंधित है। लिस्मेनिया प्रोटोजोआ से कौन सा रोग होता है? जी हाँ दोस्तों, लिस्मेनिया प्रोटोजोआ के बारे में बताया है। प्रोटोजोआ जनित रोग है, इसके बारे में बताया है। आपको बताना है लिस्मेनिया प्रोटोजोआ से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही उत्तर होगा कालाजार रोग। जी हाँ दोस्तों, कालाजार रोग लिस्मेनिया प्रोटोजोआ से होता है। दोस्तों, कालाजार धीरे धीरे विकसित होने वाला एक देशी रोग है जो एक कोशिकीय परजीवी या जीन्स लिस्मानिया से होता है। कालाजार के बाद डर्मल लिस्मानियासिस एक ऐसी स्थिति है जब लिस्मानिया त्वचा कोशिकाओं में जाते हैं और वहाँ रहते हुए विकसित होते हैं। यह डर्मल लिस्योन के रूप में तैयार होते हैं। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो आप सभी को पता है कारगिल लद्दाख में
आयोजित हुआ था खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट। लद्दाख के चिकटन में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है। यह पहला मौका है जब चिकटन की महिला टीम कारगिल जिले में खेले जा रहे खेलो इंडिया गेम्स में भाग लिया था। टूर्नामेंट में चिकटन के विभिन्न गांवों में भाग लेने वाली 13 टीमें हैं, जिसमें 11 पुरुष टीम हैं और 2 महिला टीमें हैं जो पहली बार इस टूर्नामेंट में शामिल हुई थी। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, 1986 से लेकर 1989 तक प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय गृह मंत्री कौन थे? जी हाँ दोस्तों, इनके कार्यकाल में 4 गृह मंत्री रहे हैं। उनमें से पूछा गया 1986 से लेकर 1989 तक प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय गृह मंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा बूटा सिंह। जी हाँ दोस्तों, बूटा सिंह इसका सही उत्तर होगा। 1986 से लेकर 1989 तक जो है राजीव गांधी के कार्यकाल में गृह मंत्री बूटा सिंह थे। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं? जी हाँ दोस्तों, अध्यक्ष से रिलेटेड हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, तो इसका सही उत्तर होगा मिस्टर अदिलेश सुमरीवाला, जो कि 2020 से 2024 तक रहेंगे और इसकी स्थापना 1943 में हुई थी। जी हाँ दोस्तों, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1943 में हुई थी। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कौन सा पर्णपाती वन के वृक्ष हैं? जी हाँ दोस्तों, पर्णपाती वन जैसे अरसूस सूस के इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर्णपाती वन के वृक्ष कौन से होते हैं? तो दोस्तों पतझड़ी या पर्णपाती ऐसे पौधों और वृक्षों को कहा जाता है जो हर वर्ष किसी मौसम में अपने पत्ते गिरा देते हैं, जैसे सहतूत, अनार, आंवला, बुर्ज, शीशम, अंजीर, कुंभी, सेब, बांस, साल और अमलतास पतझड़ी पेड़ों के कुछ उदाहरण हैं। ऐसे अपर्णपाती वृक्ष जिन पर वर्ष भर पत्ते लगे रहते हैं उन्हें सदाबहार वन कहलाते हैं। ऐसे वनों को सदाबहार वन कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है HTML का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर आप सभी को पता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जी हाँ दोस्तों, HTML का पूर्ण रूप होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, जड़त्व को किस में मापा जाता है? तो दोस्तों आप सभी को पता है किलोग्राम में जड़त्व को मापा जाता है। इसका सही उत्तर होगा किलोग्राम। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के निकट तारा कौन सा है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी। आप सभी को पता है सूर्य के निकट जो तारा है वो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। दोस्तों इस तरीके से हमने सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चनों को डिस्कस किया है जो कि 5 अगस्त 2021 को पूछे गए हैं। दोस्तों अब हम जो 5 अगस्त 2021 को SSC CHSL के तीसरी शिफ्ट के जो प्रश्न हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो तीसरी शिफ्ट के पूछे गए प्रश्नों में पहला प्रश्न हम देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जो भारत और नेपाल में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा। जी हाँ दोस्तों, विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पूछा गया है। विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत जो भारत और नेपाल में स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा कंचनजंगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर इसकी ऊंचाई है। यह विश्व का तीसरे सबसे ऊंचा पर्वत है। दोस्तों कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा पर्वत का दूसरा नाम कोंगलोचू है, जिसका शाब्दिक अर्थ बर्फ का सर्वोच्च पर्दा है। इसके उत्तर में टेंट चोटी, पूर्व में माउंट लामो एंगटेंट का रिज, दक्षिण में माउंट नरसिंह एवं माउंट पंडिम और पश्चिम में कंचनजंगा पर्वत है। यह पर्वत दार्जिलिंग से 74 किलोमीटर उत्तर पश्चिम उत्तरोत्तर इसमें स्थित है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है मुरुगप्पा गोल्ड किस खेल से संबंधित है? दोस्तों 5 अगस्त को तीनों शिफ्टों में हॉकी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तीसरी शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया हॉकी का, मुरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो आप सभी को पता है हॉकी से संबंधित है मुरुगप्पा गोल्ड कप। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है सांबर झील कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान में। आप सभी को पता है राजस्थान में सांबर झील स्थित है। भारत के राजस्थान राज्य में जयपुर नगर के समीप स्थित यह लवण जल खारे पानी की झील है। यह झील समुद्र तल से 1200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। जब यह भरी होती है तो इसका क्षेत्रफल 90 वर्ग मील रहता है। इसमें 4 नदियां जो कि रूपनगढ़, मेंथा, खारी और खंडेला आकर गिरती हैं। इस झील से बड़े पैमाने पर नमक का उत्पादन किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर है? दोस्तों कंदरिया महादेव से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? तो आप सभी को पता है खजुराहो मध्य प्रदेश में कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है।
खजुराहो के मंदिरों में सबसे विशाल कंदरिया महादेव मंदिर मूलतः शिव मंदिर है। मंदिर का लोक निर्माण काल 999 सन ईस्वी में है और इसकी लंबाई 102 फीट, चौड़ाई 66 फीट और ऊंचाई 101 फीट है। स्थानीय मत के अनुसार इसका कंदरिया नामांकन भगवान शिव के एक नाम कंदर्पी के अनुसार हुआ है। इस कंदर्पी से कंडरपी शब्द का विकास हुआ जो कालांतर में कंदरिया शब्द में परिवर्तित हो गया। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है लोहित नदी किस नदी की सहायक नदी है। जी हाँ दोस्तों, नदियों से रिलेटेड हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो लोहित नदी किस नदी की सहायक नदी है, इसका सही उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र। जी हाँ दोस्तों, लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। लोहित नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम में बहने वाली एक नदी है। यह ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। लोहित नदी पूर्वी तिब्बत के जयालचू पर्वत श्रेणी से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश में 200 किलोमीटर तक तूफानी वेग बहने के बाद असम के मैदानी इलाकों में आ जाती है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, भद्रा वन्य अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा चिकमगलूर जिला कर्नाटक। जी हाँ दोस्तों, वन्य अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यानों से रिलेटेड एनटीपीसी से लेकर अब तक हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। भद्रा वन्य अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, इसका सही उत्तर होगा चिकमगलूर जिला कर्नाटक। भद्रा वन्य अभयारण्य भारत के कर्नाटक राज्य के चिकमगलूर जिले स्थित बाघ के एक संरक्षित क्षेत्र है। यह बाघ संरक्षित क्षेत्र भारत की प्रोजेक्ट टाइगर नामक परियोजना के अधीन आता है। अभयारण्य भद्रावती से 23 किलोमीटर दक्षिण में और चिकमगलूर से 38 किलोमीटर पश्चिमोत्तर में विस्तरित है। इसमें कई प्रकार के वन्य जीव, वृक्ष, वनस्पति संरक्षित हैं। यह पश्चिम घाट के क्षेत्र में आता है और 1875 मीटर यानी कि लगभग 6152 फीट ऊंचा हेब्बीगिरी इस अभयारण्य में स्थित सबसे ऊंचा शिखर है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है। भारत में मतदान के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है। आप सभी को पता है 18 वर्ष भारत में मतदान के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित है। दोस्तों, भारत का संविधान 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 का संशोधन करके मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, ताकि देश के उस युवा वर्ग को जिसे अभी तक कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया था अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अवसर मिल सके और वे राजनीति प्रक्रिया का अंग बन सके। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखी। तो आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में 20 नवंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं की आधारशिला रखी थी। तो यहाँ पे पूछा गया है राज्य किस राज्य में, तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में 20 नवंबर को इन्होंने आधारशिला रखी थी। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है। तो आपको पता है सेकेंडरी मेमोरी है। हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी मेमोरी है। दोस्तों, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस अर्थात सेकेंडरी मेमोरी को सहायक स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर का आंतरिक हिस्सा नहीं है। यह कंप्यूटर में अलग से जोड़ा जाता है और एक स्थायी स्टोरेज डिवाइस के रूप में होता है। यदि प्राइमरी स्टोरेज की हम बात करें तो ये प्राइमरी स्टोरेज कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है जो आमतौर पर उस प्रकार की डेटा अथवा प्रोग्राम को स्टोरेज करती है जिसे वर्तमान समय में प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू द्वारा प्रोसेस किया जा रहा होता है। प्राइमरी मेमोरी मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। आप सभी को पता है रैम, रोम और कैचे मेमोरी इसमें शामिल हैं। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, MS वर्ड में F7 शॉर्टकट कुंजी का क्या कार्य होता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होता है प्रोग्राम्स स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकर का MS वर्ड में F7 का काम होता है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है शरीर में किसके जमा हो जाने के कारण स्क्लेरोसिस रोग होता है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट स्क्लेरोसिस रोग के बारे में पूछा गया है। स्क्लेरोसिस रोग मल्टीपल स्क्लेरोसिस होने जाने के सिद्धांतों में विषाणु जैसे किसी सूक्ष्म जीव की भूमिका, प्रतिरक्षा प्रणाली का नियंत्रित करने वाले जीनों की विकृतियां दोनों का संयोजन शामिल होता है। बहुविध उद्दंडन या मल्टीपल स्क्लेरोसिस MS मस्तिष्क या मेरु रज्जु की विकृति होती है जिसमें तंत्रिका कोशिका प्रणाली पर दबाव बढ़ने के कारण तंत्रिकाओं के क्रियाकलापों में कमी आ जाती है। बहुत से मरीजों में लकवे के विभिन्न चरणों में ये लक्षण दिखाई देते हैं। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया है दास वंश की स्थापना किसने की थी। तो आप सभी को पता है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका सही उत्तर होगा दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। भारत में दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ने की थी। इस वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था जिसे मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद नियुक्त किया था। इस वंश ने दिल्ली की सत्ता पर 1206 से 1290 ईस्वी तक राज किया। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत के स्थापक और गुलाम वंश के पहले सुल्तान थे। ये गोरी साम्राज्य के सुल्तान मोहम्मद गोरी के गुलाम थे।
गुलामों को सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। ये पहले गोरी के सैन्य अभियानों में के सहायक बने और फिर दिल्ली के सुल्तान। इन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और कुतुब मीनार की नींव डाली। इन्होंने केवल 4 वर्ष 1206 से 1210 तक ही राज किया। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुतुब मीनार में कुल कितने मंजिल हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 5। कुतुब मीनार में कुल 5 मंजिल हैं। कुतुब मीनार भारत में दक्षिण दिल्ली शहर के मेहरौली भाग में स्थित ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है, जिसकी ऊंचाई लगभग 7.5 मीटर यानी कि लगभग 237.86 फीट और व्यास की बात करें तो 14.3 मीटर, जो ऊपर जाकर शिखर पर 2.75 मीटर यानी कि 9.02 फीट हो जाता है। इसमें 379 सीढ़ियाँ हैं। मीनार के चारों ओर बने अहाते में भारतीय कला के कई उत्कृष्ट नमूने हैं, जिनमें से अनेक निर्माण काल सन 1192 के हैं। यह परिसर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में स्वीकृत किया गया है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। 2020 तक ओलंपिक में भारत रेसलिंग कुश्ती में कितने मेडल जीते हैं? तो 5। कल ही एक मेडल और भारत के इसमें आया है 2000 कुश्ती में, टोक्यो ओलंपिक में। तो इस तरीके से यहाँ पे 2020 तक ही पूछा गया है। 2020 तक ओलंपिक में भारत रेसलिंग कुश्ती में कितने मेडल जीते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 5। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन कौन है? जी हाँ दोस्तों, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन के बारे में पूछा है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा परेश रावल, और इसकी स्थापना 1959 में हुई थी और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली में स्थित है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, अक्टूबर 2020 में आयोजित इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो दोस्तों इसमें वुमेन की यदि हम बात करें तो यशस्विनी सिंह देसवाल ने, और मेल की यदि हम बात करें तो विष्णु शिवराज पंडे ने गोल्ड मेडल जीते हैं। अक्टूबर 2020 में आयोजित हुई थी इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 10 मीटर एयर पिस्टल, इसमें दोनों ने गोल्ड मेडल जीते हैं। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की यदि हम बात करें तो दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो इसका सही उत्तर होगा ऋतिक रोशन। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऋतिक रोशन। बेस्ट फिल्म जो है सुपर 30। दोस्तों दादा साहिब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है, जो किसी व्यक्ति को विशेष को भारतीय सिनेमा की उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार का प्रारंभ दादा साहेब फाल्के के जन्मदिन शताब्दी वर्ष 1969 से हुआ था। वर्तमान में इस पुरस्कार में 10 लाख रुपए और स्वर्ण कमल दिए जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है जो कि संविधान से रिलेटेड है। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता 3 नए शब्दों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? बहुत आसान क्वेश्चन इंडियन पॉलिटिक्स से पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर होगा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। आप सभी को पता है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया था, जिसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शामिल हैं। दोस्तों 42वें संविधान ने प्रस्तावना में संशोधन किया और भारत के विवरण को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया और राष्ट्र की एकता शब्दों को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया। दोस्तों इसे मिनी संविधान या इंदिरा के संविधान के रूप में भी जाना जाता है। यह भारतीय संविधान के दूसरे छमाही संशोधन के कारण ऐसा हुआ है कि भारत एक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? तो इसका सही उत्तर होगा 24 अगस्त 1972 को। जी हाँ दोस्तों, 24 अगस्त 1972 को समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है बैक स्ट्रोक किस खेल से संबंधित टर्म है? तो इसका सही उत्तर होगा स्विमिंग से संबंधित टर्म है बैक स्ट्रोक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है मई 2020 में यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा मेजर सुमन गवानी। जी हाँ दोस्तों, मेजर सुमन गवानी को यह अवार्ड दिया गया है। एक भारतीय सेना अधिकारी और दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के साथ काम करने वाली महिला शांति सेना की मेजर सुमन गवानी को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 के लिए चुना गया है। दोस्तों अन्वेष में शांति प्रयासों के लिए उनके योगदान के लिए उन्हें सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आज तीनों शिफ्टों की क्वेश्चंस को देखे हैं। पहली शिफ्ट के लगभग 21 क्वेश्चन हमने देखे, दूसरी शिफ्ट और तीसरी शिफ्ट के भी हमने 21 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। तो दोस्तों वीडियो को
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।